पाठ्यक्रम पर। आप लोगों को दिख रहा है पाठ्यक्रम? हेलो। जी भैया जी दिख रहा। भैया। हाँ, देखिए पाठ्यक्रम में आप लोगों का पत्र 5, 6, 7, 8 पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, ठीक है? तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसमें पाठ्य पेपर 5 में जो आप लोगों का पत्र है, यह है हिंदी कथा एवं नाट्य साहित्य का। कथा में भी 2 विधा, कहानी है और एक उपन्यास है, ठीक है? और नाट्य साहित्य स्पष्ट है कि नाटक होगा इसमें। तो खंड क है, ध्यान देंगे, खंड क में जो है वो क्या है? कर्मभूमि उपन्यास जो मुंशी प्रेमचंद का है, अथवा दिव्या यशपाल का है। और देखिए यहाँ पर तथा नहीं देकर के अथवा दिया गया है। इससे आप लोग बिल्कुल समझ सकते हैं कि दोनों में से कोई एक ही पढ़ना है। आपका प्रश्न भी ऐसा ही आएगा कि अथवा में ही आपका काम चल जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप दोनों पर बातें कर सकते हैं, दोनों को पढ़ सकते हैं बारी बारी से। कर्म भूमि आसान पड़ेगा, दिव्या थोड़ा ऐतिहासिक है तो थोड़ा सा कठिन पड़ता है समझने में। इसकी भूमिका आप लोग जब पढ़िएगा तो उसमें आप लोग को वो ही लिख दिए हैं, लेखक ही लिख दिए हैं इसमें कि यह कठिन है, और इसलिए उपन्यास के अंत में जो है शब्दार्थ भी दिया हुआ है। जो कठिन कठिन शब्द है उसका कुछ शब्दार्थ भी दिया हुआ है। अधिकांश ये उपन्यास में देखने को मिलता नहीं है। तो कर्मभूमि आप लोग सबसे पहले उठा करके पढ़िए, मुंशी प्रेमचंद की जो लिखी हुई है। उसके बाद खंड क में देखिए, खंड ख में नाटक है। नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य की नाटक की जो नाटक है, ये उनके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। चंद्रगुप्त मौर्य नाटक का नाम है, ध्यान देंगे, चंद्रगुप्त मौर्य। जयशंकर प्रसाद का नाटक है। नाटक बहुत ही ऐतिहासिक है, अच्छा है। अगर आप लोग पढ़िए समझिए तो बहुत ही बेहतर है। और अथवा है सिंदूर की होली, लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा लिखी गई। यह एक सामाजिक नाटक है, ठीक है? एक ऐतिहासिक और एक सामाजिक। जैसे कर्मभूमि में ही जो है, उपन्यास में भी कर्मभूमि क्या है? सामाजिक पृष्ठभूमि पर लिखी गई है, लेकिन दिव्या ऐतिहासिक है। तो इस प्रकार से जो है दोनों जगह से लिया गया है। आप लोग सभी को पढ़ना अनिवार्य है, पढ़िए। प्रश्न सभी से आते हैं, जो आप लोगों को इच्छा होगा उस हिसाब से आप लोग परीक्षा में उस चीज को बनाइएगा, लेकिन पढ़ना आवश्यक है। नाटक दोनों पढ़ लीजिए, उपन्यास भी दोनों पढ़ लीजिए, कि जब परीक्षा आएगी आज से साल भर बाद, चाहे 8 महीना 10 महीना बाद, जब भी परीक्षा लेंगे, हम लोग परीक्षा के दृष्टिकोण से तैयारी करेंगे वो अलग होगा। लेकिन अभी हम लोग को पढ़ना है तो सभी पढ़ना है, जो भी किताब लगा है, नॉलेज लगा है, नॉलेज के लिए, ज्ञान के लिए सभी पढ़ना है। उसके अतिरिक्त, सिलेबस के अतिरिक्त भी हम लोगों को बहुत सारी चीजें पढ़नी है। वो हम बताएंगे धीरे धीरे, क्या सब पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है। बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि थर्ड ईयर मतलब आप लोग अब स्नातक कर जाएंगे, हिंदी के प्रतिष्ठित व्यक्ति हो जाएंगे आप लोग, प्रतिष्ठा आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि आप लोग परिपक्व भी हो जाएंगे, समझ गए? तो इसका सीधा तात्पर्य है कि आप लोगों को अधिक, बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता इसमें होगी थर्ड ईयर में। और आप लोगों को सिलेबस के अतिरिक्त बहुत सारी चीजें पढ़नी है। और क्या और कैसे पढ़ना है वो हम बताएंगे आप लोगों को, धीरे धीरे क्लास में आप लोगों को हम बताते रहेंगे। कौन कौन सी किताब पढ़ना है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी सबसे पहले आप लोग चंद्र सॉरी कर्म भूमि लीजिए प्रेमचंद की, और उसको पढ़ना शुरू कीजिए। ये उपन्यास है, सरल भाषा में है, समझ में भी आएगा। अगर समय मिले या किताब आसानी से मिल जाए तो उससे पहले, कर्म भूमि से पहले आप लोग निर्मला या सेवा सदन, कोई भी किताब मिल जाए तो उसको आप लोग उठा करके पढ़ लीजिए। या कोई एक पढ़े हैं तो दूसरा भी आप लोग पढ़ के पूरा कर लीजिए, निर्मला और सेवा सदन। उसके बाद आप लोग कर्म भूमि पर आइएगा। अगर रंग भूमि आसानी से मिल जाए तो उसको भी पढ़िए, क्योंकि ये सब प्रेमचंद का एक समझ लो तो सीढ़ी है। अब डायरेक्ट सीधे आपको कह दे कि गोदान पढ़ लीजिए तो वो उचित नहीं है। आप एक, कैसे शुरू में प्रेमचंद आदर्शवादी थे, बाद में यथार्थवादी हुए, कैसे हुए, क्यों हुए, वो सब का जवाब आपको उनके उपन्यास को पढ़ने से धीरे धीरे कुछ न कुछ मिलेगा। उसके लिए सबसे अति आवश्यक है कि एक क्रमिक रूप से किसी चीज को पढ़ना। तो अगर आप डायरेक्ट कर्म भूमि भी पढ़े तो समझ में आएगा, लेकिन अगर आप निर्मला और सेवा सदन पढ़ लेते हैं
प्रेमचंद की शैली पता चल जाएगी, वह किस शैली पर लिखते थे उपन्यास। तो एक समझ विकसित करने के लिए आप लोग निर्मला, सेवा सदन और कर्मभूमि ये सभी पढ़िए। कर्मभूमि आपके सिलेबस में लगा हुआ है तो हम लोग को कंपलसरी ये पढ़ना ही है। उसके बाद आते हैं हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य नाटक में। तो चंद्रगुप्त मौर्य नाटक जो है थोड़ा सा कठिन पड़ेगा समझने में, लेकिन आप लोग उसको उठा के पढ़िए। अभी सबसे पहले आप लोग उपन्यास पढ़ना शुरू कीजिए, नाटक को उसके बाद रखिए, ठीक है। और इसके साथ साथ मतलब उपन्यास के साथ साथ अब उपन्यास पढ़ने के लिए बैठेंगे, मन लगने लग जाएगा तो फिर आप उपन्यास के अलावा आपको कुछ दिखेगा ही नहीं, लगेगा कि उसको खत्म करके ही छोड़ें। और आप लोगों के पास समय है अभी, आप लोगों को आप लोगों की कक्षा विधिवत विधिवत कक्षा आप लोगों की सोमवार से चलेगी, ठीक है। तो सोमवार से हम लोग कुछ न कुछ बात करना शुरू करेंगे कर्म भूमि पर। तो आप लोगों के पास 2-3 दिन समय है। आप लोग क्या कीजिए, किताब खरीद लीजिए, जहाँ से भी नियरेस्ट मार्केट, नजदीकी बाजार जहाँ पर भी है जाइए, चाहे ऑनलाइन शॉपिंग कर लीजिए, किताब हर जगह उपलब्ध है। कर्म भूमि मंगा लीजिए, उसको बैठ के पढ़िए। बिना किताब पढ़े वो मुश्किल है समझना उसको। और अगर कहीं पुस्तकालय है, किसी कॉलेज में पुस्तकालय करीब में है तो वहां से आप लेकर के पढ़ लीजिए, या कोई किसी से मांग करके पढ़ लीजिए, लेकिन वो पढ़ना है। सोमवार से इस पर बात होना प्रारंभ हो जाएगा। और उसके बाद सबसे नीचे देखिए, लघु उत्तर ये प्रश्नोत्तर के लिए क्या होता है, 23 कहानियां लगा हुआ। ये किताब का नाम है 23 कहानियां। संपादक जैनेन्द्र है, ठीक है। अब जैनेन्द्र है, ठीक। अब जैनेन्द्र की ये किताब है, इसमें आपको 23 हिंदी कहानी लगी हुई है। वो भी हिंदी कहानी साधारण कहानी नहीं है, जो सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से कहानी है, वो कहानी उस किताब में लगा हुआ है। आपको उसको पढ़ना है। आप लोगों का टास्क है, उसमें सबसे पहले आप लोगों को कफन पढ़ना है, और उसके बाद गुंडा। 2 कहानी उसमें आप लोगों को पूरा पढ़ के आना है। कहानी आप लोगों को गूगल पर मिल जाएगा, अगर ना मिले तो आप हमको मैसेज कर दीजिएगा। जो ओरिजिनल कहानी होगा, कई जगह कहानी को काट छाट के दे दिया जाता है जो सही नहीं होता। अगर दिक्कत हो तो आप हमको कह दीजिएगा, मैसेज ग्रुप पर कर दीजिएगा, ग्रुप बना हुआ है, आप लोग क्लास कर सकते हैं बिल्कुल। और कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या हो तो तुरंत ग्रुप पर मैसेज कीजिए, हम रिप्लाई करेंगे। तो ग्रुप पे मैसेज कर दीजिएगा, हम वहाँ पे आप लोगों को कहानी भेज देंगे, आप लोग उस कहानी को पढ़ लीजिए। और गुंडा, 2 कहानी पढ़ने के लिए दिया गया है। सबसे पहले कफन पर बात होगी। कफन हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ कहानी है, लेखक है प्रेमचंद, ठीक। और सबसे पहले कफन ही उस किताब में लिखा हुआ है, तो आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। तो सोमवार को उपन्यास आप लोगों को सोमवार तक का समय है, किताब खरीद लीजिए। कफन और गुंडा कहानी आप लोगों को पढ़ लेना है इतना समय तक, उस पर बात होगी, समीक्षा होगी सोमवार से। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, वो हो जाएगा। हम ये पेपर 5 की बात हो गई। अब चलते हैं हम लोग आगे। पेपर 6, प्रयोजन मूलक हिंदी। प्रयोजन मूलक हिंदी का तात्पर्य जो है अलग अलग प्रकार से है। यह आप लोगों के लिए कुछ नया सा होगा, जो आप लोग अभी तक पार्ट 1 में और 2 में नहीं पढ़े होंगे, ना कभी इसको देखे होंगे। ऑनर्स में तो बिल्कुल नहीं देखे होंगे। आप लोग जब ध्यान दीजिए कि जब आप लोग पार्ट 1 पार्ट 2 में 100 या 50 हिंदी जब पढ़े होंगे, राष्ट्रीय भाषा चाहे अहिंदी नन हिंदी जिसको बोलते हैं, तो वो जब आप लोग पढ़ रहे होंगे तो वह आपको काम आएगा इस पेपर में। देख लीजिए, खंड क में क्या है, हिंदी भाषा की व्यवस्था और उसका मानकीकरण, ये आप लोगों का टॉपिक है, जिसमें हिंदी भाषा का क्या से उद्भव हुआ, उसका कैसे मानकीकरण हुआ, उसकी संपदा क्या है, वैश्वीकरण कैसे हुआ हिंदी का, है ना, वैश्वीकरण विश्व विश्व पटल पर कैसे फैला हिंदी। फिर विविध रूपों के अर्थ है हिंदी के, जिसमें राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा, माध्यम भाषा, मातृभाषा, सामान्य हिंदी। तो ये तो टॉपिक आप लोग, ये जो तीसरा टॉपिक है वो तो आप लोग देख पहले से ही पढ़े होंगे, लेकिन ऊपर वाला 2-3 चीज है वो आपके लिए थोड़ा सा नया होगा, उस पर हम लोग बात बिल्कुल करेंगे। फिर खंड ख, जो आप लोग का सिलेबस का नाम है ना इस पत्र का, प्रयोजन मूलक, वहां से ये प्रश्न है। अब देखिए, प्रयोजन मूलक हिंदी की अवधारणा और इसका अनुप्रयोग। प्रयोजन मूलक हिंदी क्या है? प्रयोजन से ही स्पष्ट है, किसी खास उद्देश्य से अगर हिंदी का उपयोग किया जाए वही प्रयोजन है। तो वह प्रयोजन क्या है?
यही इस टॉपिक में हमें समझना है खंड ख में। ध्यान देंगे टॉपिक ही हम लोग का है प्रयोजनमूलक हिंदी, अभिप्राय और परिव्याप्ति। फिर उसके बाद है राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति, मतलब हमें किस उद्देश्य से हिंदी को अपने हिंदी किस कैसे साहित्य बना, उसका हमारे जीवन में क्या उपयोग है, उसके संवैधानिक अधिकार कब मिला, कैसे मिला, किस परिस्थिति में मिला, कार्यालयीय हिंदी की प्रकृति क्या है, कार्यालयी मतलब किसी भी ऑफिस वगैरह में हिंदी की कैसे उपयोग है उसका, प्रशासनिक पत्र में कैसे उसका उपयोग है, प्रशासनिक मतलब किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में, चाहे प्रशासन मतलब समझ लिया जाए थाना कोर्ट कचहरी, ये सब प्रशासनिक चीज हुआ, इस सब में कोई कैसे भाषा का किस प्रकार से उपयोग होता है, तो किस प्रकार के शब्द का उपयोग होता है, तो इस सभी पर बात, प्रयोजन मूलक हिंदी का मूल केंद्र बिंदु यही है, यह टॉपिक। ठीक, ऊपर वाला भी है, बीच वाला सबसे केंद्र है। उसके बाद खंड ग जो है, हिंदी में विज्ञान, तकनीक और अनुवाद का स्वरूप, जिसे हम लोग संक्षिप्त में भाषा विज्ञान कह सकते हैं। इसका एक झलक आपको इसमें देखने को मिलेगा। इसका वैज्ञानिक स्वरूप क्या है, तकनीकी, नया नया टेक्नोलॉजी कैसे आया हिंदी में, तो हिंदी का मतलब नवीनीकरण कैसे हुआ, इस पर बात की जाएगी। तकनीकी लेखन है, प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हिंदी, उसका शब्दावली है, कंप्यूटर और हिंदी है। फिर अंग्रेजी और हिंदी का अनुवाद आप लोग को इसमें देखने को विशेष रूप से मिलेगा। अनुवाद की क्या अवधारणा है, ट्रांसलेट के बाद कैसे विभिन्न प्रकार के बदलाव आए इस भाषा में, तो बहुत सारी बातें इसमें आप लोग को नया नया देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके लिए किताब आप लोगों का बहुत सारा इसमें दिया गया है, नीचे देखिए राष्ट्रभाषा हिंदी है, फिर देवेंद्रनाथ शर्मा का, हालांकि देवेंद्रनाथ शर्मा बहुत बड़े राइटर हैं और इनकी लगभग हर किताब अच्छी होती है। व्यवहारिक हिंदी है, प्रयोजनमूलक हिंदी विनोद गोदरे की है और फिर दंगल झालटे की है। तो विनोद गोदरे वाली पुस्तक भी आप लोग ले सकते हैं, लेकिन दंगल झालटे वाली पुस्तक आप लोग को आसानी से मिल जाएगी। तो कोशिश कीजिए कि वह एक पुस्तक आप लोग तब तक ले लेंगे, और पुस्तक की जानकारी आप लोगों को जो है हम ग्रुप पर एक दे देंगे, आप लोग वहां से किताब मंगा लीजिएगा। इसमें से कम एक या दो किताब चाहिए पढ़ने के लिए। अगर किताब आप लोग एक भी ले रहे हैं तो बाकी आप लोगों का हम इतना मदद कर देंगे कि आप लोगों को अलग से बहुत अधिक समुद्र उपसने का काम नहीं होगा। टॉपिक टू टॉपिक आपको हम पढ़ाएंगे इसमें से। आपको इस विषय इस पर भी समय देने की आवश्यकता बिल्कुल है, लेकिन आपको सबसे अधिक समय देना पड़ेगा पेपर 5 पर और पेपर 8 पर। 8 में क्या है, काव्य शास्त्र, जो बिल्कुल आप लोगों के लिए नया है। इसमें से आप लोगों को लगता होगा कि इसमें से हम लोग 40-50% चीज पहले से पढ़े हुए होंगे, मतलब टॉपिक का नाम का जगह सुने होंगे आप लोग, लेकिन वो सब बिल्कुल नया है आप लोगों के लिए, तो समय अधिक देना पड़ेगा। समय हम लोग क्लास में जब सर क्लास शुरू करेंगे धीरे धीरे, तो उसमें समय बांट लेंगे, किस पत्र पर कितना समय देना है, कैसे इसका उसका पढ़ाई कैसे कंप्लीट करना है, क्वेश्चन आंसर कैसे करना है, हर चीज पर हम लोग काम करेंगे। विधिवत पढ़ाई चलेगी, और निश्चित रूप से हम जो है सो आप लोगों के लिए एकदम बिल्कुल समर्पित भाव से मदद करेंगे। इसके लिए बिल्कुल आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगला पत्र है, सप्तम पत्र जिसको है, उसका नाम है संचार माध्यम लेखन। संचार से आप लोग समझ सकते हैं मीडिया, संचार को हम लोग मीडिया कैसे कहते हैं, और माध्यम लेखन मतलब मीडिया की क्या भाषा रहती है, उसमें कैसे लिखा जाता है, कैसे क्या काम करना होता है, सब इस पत्र में आपको उसमें लिखना होता है। मीडिया मतलब वो एक सोशल मीडिया है, एक रेडियो मीडिया है। मीडिया मतलब माध्यम, बहुत सारा उसके मतलब मीडिया का बहुत सारा माध्यम है। ठीक है, तो मीडिया मतलब एक वही मीडिया नहीं है जो टीवी पर दिखाया जाता है, वो एक अलग माध्यम है। तो हम लोग पहले आ जाते हैं पाठ्य विषय पर। पाठ्य विषय क्या है, माध्यमोपयोगी लेखन का स्वरूप और प्रमुख प्रकार। माध्यमोपयोगी मतलब कौन कौन सा ऐसा माध्यम है जो हम लोगों के लिए उपयोगी है, उसका कैसा लेखन का क्या स्वरूप है, कैसे उसको लिखा जाता है, उसके प्रमुख प्रकार। फिर हिंदी माध्यम लेखन का संक्षिप्त इतिहास, इतिहास पर भी जानना है हमको कि इसका क्या इतिहास रहा है, कब से यह शुरू हुआ हम लोगों के हिंदी साहित्य में, उस पर भी बात करनी है। फिर रेडियो नाटक की प्रवृत्ति, नाटक बहुत प्रकार के हैं, एक है दृश्य नाटक, एक है श्रव्य नाटक। तो जो रेडियो पर होते हैं वो श्रव्य नाटक कहलाते हैं, तो वह अलग से हम लोगों को एक विधा है, उसको पढ़ना है। फिर उसके बाद अगला टॉपिक देखिए कि रंग नाटक, ये रंग अभी जो बताया ना दृश्य, वो रंग नाटक है। फिर पाठ्य नाटक अलग होता है।
फिर रेडियो नाटक, इस तीनों का अंतर है, तो तीनों को समझ के उसका अंतर समझना होता है। ये फिर इस सभी चीज पर हम बहुत ही बारीकी से बात करेंगे, और हमारे दृष्टिकोण से अगर देखिए, अनुभव के आधार पर कह सकते हैं कि यह पत्र जो है बाकी सभी पत्रों से आसान है। एक बार अगर आपको अच्छे कंसेप्ट के साथ समझा दिया जाए तो आप लोगों को बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके बाद है टीवी नाटक का तकनीक, टीवी पर नाटक दिखाने का क्या तकनीक है, क्या टेक्नोलॉजी है वो। फिर टेली ड्रामा क्या है और टेली फिल्म क्या है। टेली मतलब वही हुआ जो टीवी पर दिखाया जाता है, ड्रामा और फिल्म, उस सब के बारे में जानना है। देखिए ये सभी जो अभी अभी तक आप लोग अभी सोचे थे, हिंदी साहित्य पढ़ेंगे तो टीवी पर जो भी जितना भी कार्यक्रम आता है, रेडियो पर आता है, उसके बारे में जानकारी मिलेगी, कैसे उसको तैयार किया जाता है, सारा चीज आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। कि समाचार पत्र कैसे छपते हैं, उसके लिए क्या प्रक्रिया करनी पड़ती है, प्रारूपण आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े थे, उसका यहाँ पर पूरा विकास जो है, प्रारूपण का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, है ना। हर चीज के लिए ड्राफ्ट बनाया जाता है, तो बहुत ही बारीकी से अलग विभाग को आप लोगों को इस पत्र में पढ़ना है। संचार माध्यमों विज्ञापनों की भाषा, आप प्रचार देखते होंगे टीवी पर, रेडियो पर भी प्रचार आता है, पोस्टर छपा होता है, कहीं कहीं रोड किनारे देखते होंगे, तो अलग अलग माध्यम से जो है सो विज्ञापन प्रचार किया जाता है। तो वो उसकी क्या भाषा रहती है, उस पर काम करना है, क्योंकि हर चीज में भाषा है ना। दुनिया में जो भी काम होता है उसका कुछ ना कुछ भाषा है, और जहाँ हिंदी है वहां हम लोग को जाना है, हर जगह पहुंचना पड़ेगा। फिर संचार माध्यम की भाषा, है ना। अब देखिए संचार माध्यम लेखन था, अब संचार माध्यम की भाषा क्या है, कि हम किसी चीज को संचार करते हैं, मतलब उसको बांटते हैं, कहीं एक जगह से दूसरी जगह संचारित करते हैं, उसकी क्या भाषा होनी चाहिए, क्या माध्यम होना चाहिए। हिंदी के समक्ष जनसंचार, हिंदी जब भाषा है तो उसके सामने जनसंचार, लोगों की बातें कैसी होती है, सूचना प्रौद्योगिकी की चुनौतियां, और आप उसका इंफॉर्मेशन हिंदी में किस प्रकार से देते हैं। और सबसे पहले हिंदी में जब देना शुरू किए तो उसमें क्या क्या समस्याएं आई, ये सभी बातें हम लोगों को इस पत्र में पढ़ना है। हालांकि इसमें बहुत सारा है, इसमें आप लोगों को किताब का नाम दिया गया है कि मूल रूप से अगर आप लोग एक किताब खरीद ले, संचार माध्यम संचार माध्यम लेखन, गौरी शंकर रैना की किताब है। गौरी शंकर रैना की किताब है संचार माध्यम लेखन, अगर आप लोग वो किताब खरीद ले रहे हैं तो आप लोगों का लगभग सिलेबस उससे कंप्लीट हो जाएगा, एक ही किताब इसका है। अगला और सबसे महत्वपूर्ण पत्र, अंतिम पत्र, आप लोगों के प्रतिष्ठा का अंतिम पत्र है संचार माध्यम लेखन। हालांकि इस पर लिख दिया गया है, लेकिन ये होगा नहीं, ये जो ऊपर में लिखा गया संचार माध्यम लेखन वो गलत लिखा हुआ है, वह नहीं होगा। इसका नाम इसका होना चाहिए काव्य शास्त्र। ठीक है, इस पत्र का नाम क्या है, काव्य शास्त्र। आप लोग इसको ठीक कर लीजिएगा, यह संचार माध्यम गलत सिलेबस में गलत लिख दिया है, क्योंकि ये इसका नाम है संचार माध्यम लेखन, इसका नहीं, इसका नाम है काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र में आप लोग देख लीजिए, खंड क में भारतीय साहित्य सिद्धांत है, अर्थात भारतीय काव्य शास्त्र है। भारतीय काव्य शास्त्र में भारतीय विद्वानों के बारे में पढ़ना होगा, उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों, सिद्धांतों और अलग अलग प्रकार के प्रवृत्तियों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। आप लोगों को जब शब्द पढ़ेंगे, देखिए काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, आप लोग ये सब कभी शायद नहीं सुने होंगे। काव्य मतलब क्या समझते हैं, कोई बताइएगा हमको, काव्य का अर्थ क्या होता है। कविता। काव्य का अर्थ हाँ लगभग कविता से ही निकलता है, लेकिन अगर हम लोग उसको पद्य बोले तो उसमें सभी प्रकार के जो भी पद हैं सभी आ जाते हैं, तो हम लोग उसको पद्य कह सकते हैं। तो उसमें किस प्रकार के लक्षण हैं, लक्षणा है, क्या हेतु है, क्या प्रयोजन रहा है उसका, है ना, तो उस पर बात करनी है। फिर रस, अलंकार, रीति और ध्वनि सिद्धांत, सभी का सामान्य परिचय समझना है। काव्य की क्या आत्मा है ना। काव्य काव्य समझ रहे हैं आप लोग, उसकी क्या आत्मा है, उसमें मूल बातें क्या क्या रहती है, क्यों काव्य का जरूरत पड़ा इस समाज को, उसको क्यों अच्छे से अपनाया गया, उसकी क्यों इतनी प्रधानता हो गई, हर बात पर बात करनी है। फिर अगला टॉपिक है शब्द शक्ति, पावर ऑफ वर्ड, है ना, इंग्लिश में वो शब्द शक्ति, शब्द की क्या और उनके प्रमुख भेद, इस पर बात करेंगे। फिर अलंकार है, देख लीजिए कि वृत्यानुप्रास, श्लेष, यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, दीपक, अर्थानंतरास, अर्थानंतर न्यास, प्रतिवस्तुपमा, अलंकारों की परिभाषा, उदाहरण और विवेचना, ये सभी अलंकार हैं, इस सभी को आप लोगों को पढ़ना है। ये खंड क की बात हो गई।
अब खंड ख में आते हैं। ख में है पाश्चात्य काव्य शास्त्र। पाश्चात्य दैट मीन्स वेस्टर्न कल्चर की जो बातें होंगी। इसमें आप लोग ध्यान देंगे कि साहित्य के संबंध में अरस्तु और वर्ड्सवर्थ के विचार, ये दो बहुत ही महान विद्वान हैं वेस्टर्न के, पाश्चात्य के, और उनके विचार आपको इसमें पढ़ना है, जिसमें आप लोगों को अरस्तु का विवेचन सिद्धांत, अरस्तु का एक और सिद्धांत है, तो इस प्रकार से आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, वो सब बातें होंगी। फिर कुछ वाद पढ़ना है, प्रमुख सिद्धांत और वाद, जिसमें अभिजातवाद, स्वतंत्रतावाद और मनोविश्लेषणवाद पढ़ना है। उसके बाद फिर बिंब, प्रतीक और मिथक, इतना आप लोगों को इसमें पढ़ना है। तो मनोविश्लेषणवाद, मनोविश्लेषण का अर्थ होता है मन के भीतर का जो इतिहास है। एक तो बाहरी दुनिया है, बाहरी इतिहास है, और एक मन के अंदर एक अपना खुद का इतिहास होता है। अपने मन में एक विचार उत्पन्न होता रहता है, कोलाहल उत्पन्न होते रहता है, उसके बारे में जानना, वो मनोविश्लेषण है। उसकी प्रवृत्तियों को जानना, इसका एक अलग क्षेत्र है। मनोविश्लेषण में जब हम लोग जाएंगे, पढ़ेंगे बारीकी से, तब आप लोग को पता चलेगा, अरे वाह, ऐसा भी होता है। मतलब कहें तो एक एक टॉपिक का एक अपना एक सागर है, ठीक। और जब अभी तो पाठ्यक्रम देख रहे हैं ना, अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि अरे ये क्या है क्या है। जब हम लोग एक क्रमिक सही तरीके से, इसीलिए हम कहते हैं ना कि हर चीज समय मांगता है, और किसी भी चीज में कभी शॉर्टकट नहीं होता है, और हिंदी साहित्य में तो कभी होता ही नहीं है शॉर्टकट वर्ड। अपने डिक्शनरी से निकाल दीजिए, शॉर्टकट वर्ड होता ही नहीं। जो है वो आपको बिल्कुल बारीकी से पढ़ना ही पड़ेगा, और जब तक नहीं पढ़ेंगे, सही ज्ञान नहीं होगा, तो तक आप लोगों में वह एक प्रतिष्ठित छात्र वाली प्रवृत्ति नहीं आ पाएगी। तो उसके लिए आपको एक सही क्रमिक विकास होना चाहिए, सही ज्ञान होना चाहिए, उसके लिए सही क्रमिक पाठ्य होना चाहिए, ठीक है। और जब तक आप स्वाध्याय नहीं करेंगे, एक विधिवत पढ़ाई नहीं करेंगे, तो वो आप लोग नहीं हो पाएगा अंतों अंत तक। तो एक सही विद्यार्थी का यही पहचान है कि अंत तक, जब तक समय मिले तब तक एक सही क्रम में पढ़ाई जारी रखें। तो मनोविश्लेषणवाद, स्वच्छंदतावाद, अभिजात्यवाद, सभी पर बात करेंगे हम लोग। और ये सभी पाश्चात्य काव्यशास्त्र के अंतर्गत आता है, ये याद रखिएगा। ये भारतीय काव्यशास्त्र नहीं है, भारत का इतिहास में नहीं आता है। ये सभी जो दिया गया, ये जो वर्ड आप लोग शब्द देख रहे हैं, सब पाश्चात्य से आया है, ठीक है। उसके बाद आप लोग खंड ग में आ जाएंगे, वहां पर प्रमुख हिंदी आलोचक, हिंदी साहित्य के सबसे विद्वान आलोचक माने गए हैं, जिनका वर्णन आप लोगों को दिया गया है। तीन चार विद्वानों के बारे में आप लोगों को देखना है। इसमें से रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल सबसे पहले आलोचक हैं। दूसरे हैं पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो भी बोले। और तीसरे हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। इनके साहित्य संबंधी जो विचार हैं, वही उनके आलोचना सिद्धांत है। तो इन तीनों के बारे में एक समझ ले, तो इनका पूरा संपूर्ण जीवन वृत्त, काव्य संरचना, जितना भी इनके जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं, इनका विचार है, साहित्य संबंधी जो भी की पुस्तकें हैं, निबंध है, सभी पर बात करना होगा। सिलेबस अभी आप लोगों को पता चल गया होगा। हर शब्द, हर टॉपिक, हर बिंदु एक अपना इतिहास रखता है, एक अपना अस्तित्व रखता है, जिस सभी चीज पर आपको एक विशेष मेहनत करने की जरूरत है। शुरुआत हम लोग करेंगे 23 हिंदी कहानी के कफन कहानी से, और अंत हम लोग निश्चित रूपेण करेंगे आलोचना से, ठीक है। आलोचना हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल और रामविलास शर्मा। हम लोग यहाँ से यहाँ तक का सफर जब तक समय है तब तक करेंगे, बिल्कुल, ठीक है। और यह करके ही छोड़ेंगे। इसके अतिरिक्त हम लोगों को एडिशनल, मतलब अतिरिक्त हम लोगों को बहुत सारी पुस्तकें पढ़ने की आवश्यकता है। इसके लिए आप लोगों को पर्याप्त समय देने की आवश्यकता पड़ेगी, जो हम लेंगे आप लोगों से। 6 घंटा, 8 घंटा पढ़ना पड़ेगा, 10 घंटा भी कभी कभी पढ़ना पड़ेगा। उससे जब तक अपने आप को छुड़ाइएगा या जोड़ करके नहीं रखिएगा, तब तक वो समस्या बनी रहेगी, ठीक है। तो विधिवत कक्षा करने के लिए ग्रुप बना हुआ है, आप हमसे संपर्क कर लीजिए, नंबर मेरा है, तो आप लोग अपना जुड़ जाइए। रेगुलर सोमवार से कक्षा प्रारंभ हो जाएगी।